हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 65 में, जहां कि हम जानेंगे एंगुलर सिग्नल के पार्ट 2 जो कि है इफेक्ट के बारे में, इफेक्ट फंक्शन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कुछ पॉइंट्स हमने लिस्ट डाउन किए हैं जो इफेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, और आप अगर यूज़ करेंगे तो इन सब पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है इस जगह पर। तो इससे पहले कि हम इफेक्ट फंक्शन के बारे में बात करें, वाई डोंट वी चेक आउट दिस कंप्यूटेड फंक्शन। आप इसे भी जाके चेक कीजिए अगर नहीं देखें तो। क्योंकि कंप्यूटेड और इफेक्ट में अंतर है, उस चीज़ को मैं यहाँ पर बताऊंगा। अगर कंप्यूटेड के बारे में को पता ही नहीं होगा तो फिर इफेक्ट के बारे में जानना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, राइट। ये है थोड़ा सा डिफरेंस। चलिए, इससे पहले कि हम आगे जाएं, इन पॉइंट्स को कोड में देखें, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सबसे पहला चाहिए रिटर्न्स एंड इफेक्ट रेफरेंस। आप जब भी कोई इफेक्ट फंक्शन बनाते हैं तो वो एक रेफरेंस वापस करता है, ठीक है, रिटर्न में आपको देता है। अब उसको आप कैसे अनसब्सक्राइब करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो है कि ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब होता है या फिर मैनुअली अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, थ्रोज एरर विदाउट कॉन्टेक्स्ट। हाँ, अगर इफेक्ट को हम किसी कॉन्टेक्स्ट के बाहर अगर डिफाइन करते हैं तो एरर देगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि कंस्ट्रक्टर एक कॉन्टेक्स्ट है, एनजी ऑनइट एक कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन आप नॉर्मल कहीं पे भी एज ए वेरिएबल जिसे डिफाइन करते हैं वहाँ पे इफेक्ट को बनाने लगेंगे तो आपको एरर देगा वो, ठीक है। दूसरा, उसके बाद वर्क्स इनसाइड TS फाइल फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ अनदर सिग्नल इनसाइड बिजनेस लॉजिक। अनदर सिग्नल्स इनसाइड बिजनेस लॉजिक, अगर कोई बिजनेस लॉजिक लिखना है उस जगह पर तो ये TS फाइल में आपको वैल्यू गेट करने के लिए एक आपको प्लेस होल्डर देता है, जगह दे देता है, जहाँ पर कि कोई भी अगर सिग्नल अगर चेंज होता है तो उसका ऑटोमेटिकली, जिसको कि हम यहाँ पे कह भी सकते हैं साइड इफेक्ट। अरे यार, ये बार बार वर्ड आता है जब आप पढ़ोगे, साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट। एक्चुअली ये साइड इफेक्ट है क्या? साइड इफेक्ट मतलब यहाँ पर है कि मान लीजिए एक बटन है आपके पास, आपने उसमें एक किसी एक फंक्शन को रन करवाया, ठीक है। बटन पे जैसे क्लिक किया वो फंक्शन रन हुआ, ये तो जनरल सी बात है, बाइंड है एक दूसरे के साथ, ठीक है, इवेंट बाइंड है तो फंक्शन रन करेगा। लेकिन जब फंक्शन रन किया, उस फंक्शन के रन करने के बाद अगर उसका फंक्शन का कोई भी एसोसिएटेड पार्ट किसी जगह पर अवेलेबल है और वो फंक्शन अगर ऑटोमेटिकली रन हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड साइड इफेक्ट, जो कि हमारा है इफेक्ट फंक्शन। मतलब कि अगर आप मान लीजिए किसी बटन पे क्लिक किए, उसके अंदर में कोई सिग्नल है, उस सिग्नल का वैल्यू अगर चेंज हो रहा है और उस सिग्नल को आपने कंसोल किया है इफेक्ट में या कुछ ऑपरेशन किए हैं इफेक्ट में, तो इफेक्ट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड साइड इफेक्ट। हाँ, ठीक है, ओके। उसके बाद इट रन्स एटलीस्ट वंस, मतलब एक बार तो ये रन होगा ही होगा। ये भी बताएंगे कि ये एक बार रन को भी बंद किया जाता था उस समय एंगुलर 17 में, ठीक है। नेक्स्ट, कैन नॉट राइट अनदर सिग्नल इनसाइड इट। आप वही, जैसे आप कंप्यूटर में सिग्नल को राइट नहीं कर सकते थे, किसी भी सिग्नल को राइट करने का मतलब सेट, म्यूटेट, ये चीज़ें, हाँ, राइटेबल सिग्नल, उसी तरीके से आप इफेक्ट में भी नहीं कर सकते। लेकिन इफेक्ट में आप इसको राइटेबल बना सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है। इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं जनरली HTTP रिक्वेस्ट से। अगर कोई डेटा अगर हमको लेके सर्वर से लेना है किसी वैल्यू पे, तो जनरली हम इसको प्रेफर करते हैं कि इसमें से डेटा हमें मिलेगा, ठीक है, एक बार में। चेक द वैल्यू इक्वलिटी सो रिजल्ट्स आर नॉट गारंटेड। अब वैल्यू इक्वलिटी को अगर हम बात करके अगर देखा जाए ना, तो अगर कोई मान लेते हैं कि हमारा एक सिग्नल है, राइटेबल सिग्नल है, अगर उसमें आप मान लीजिए कि वैल्यू उसमें एक काउंटर है, काउंटर में आपने क्या किया, वैल्यू 0 दे दिया। 0 देने के बाद बटन से जब क्लिक करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो उस समय इफेक्ट रन होगा। लेकिन जब फिर अगर दोबारा कोई और बटन से क्लिक करते हैं और सेम 1 वैल्यू ही उस सिग्नल में डाल देते हैं तो इफेक्ट रन नहीं होगा। इसलिए करें कि रिजल्ट गारंटीड नहीं है कि वो फंक्शन हमेशा रन करेगा, ठीक है। इसलिए इस पर रिलाय उतना मत कीजिएगा, खासकर हमेशा बटन के क्लिक पे रिजल्ट लेने के लिए, ठीक है। देखेंगे इसको भी। क्रिएट इफेक्ट ऑप्शन ऑफ कंप्यूटेड सिग्नल, हाँ वही बात है, ऑफ कंप्यूटेड सिग्नल है, सॉरी, यहाँ एक इफेक्ट सिग्नल होना चाहिए था, मिसप्रिंट है। क्रिएट इफेक्ट ऑप्शंस ऑफ कंप्यूटेड, नहीं इफेक्ट सिग्नल, सिग्नल नहीं, इफेक्ट एक फंक्शन है जो कि रेफरेंस देता है, तो हमें यहाँ पे फंक्शंस देना चाहिए था। तो प्लीज़ सिर्फ क्रिएट इफेक्ट ऑप्शन को कंसिडर कीजिएगा, ओके। उसके कुछ ऑप्शन है जो हम देखेंगे। ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब्ड, हाँ,
ये ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब हो जाता है, और मैनुअली भी कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो लास्ट वाला है, सेकेंड और लास्ट वाला है, रन आउटसाइड एंगुलर, इसके बारे में जब सेट टाइम एंड इंटरवल यूज़ करेंगे तब मैं बताऊंगा कि ये कैसे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और को आप हौच पहुँचेंगे कि करें क्या आखिर। ठीक है, उसके बाद देखें अनट्रैक्ड मेथड, मतलब कि आप अगर इफेक्ट के अंदर में कोई सिग्नल डाल भी दिए हैं और चाहते हैं कि उसकी वैल्यू अगर चेंज हो तब भी इफेक्ट उसके डेटा को शो ना करे, तो ये अनट्रैक्ड मेथड यूज़ होता है। तो इतना तो मैंने ओवरव्यू दे दिया, मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा हुआ, 2-4 मिनट का हुआ, लेकिन ओवरव्यू जाना जरूरी था। अब चलिए कोड में और वहाँ जाके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो पहुँच चुके हैं कोड में। जैसा कि देखें, पुराना वाला कोड मैंने अभी कंप्यूटेड का हटा दिया है, सिंपल रखा है मैंने। अब यहाँ देखेंगे कि विथ काउंटर है, ऐड काउंटर से काउंटर बढ़ता है, कैसे हो रहा है वो चीज़, ऐड पर्सन से पर्सन ऐड इसमें होता है, जैसे कि सेम डेटा ऐड हो रहा है बट काउंटर बढ़ रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, और जितने भी पॉइंट्स थे वो सारा पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिया है। सो बेसिकली चलिए अब देखते हैं क्या है कि हम कोड में क्या क्या चाहिए यहाँ पर। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ, सिंपल एक काउंटर है, नॉर्मल एक नंबर है, और ये ऑल पर्सन में वही पुराना डेटा है, कुछ एरे है, कंस्ट्रक्टर में कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं। ऐड न्यू पर्सन में क्या करता है, बस वही पर्सन में ऑल पर्सन एक सिग्नल है, उसके अंदर में डेटा नया ऐड कर देता है, दैट्स इट। देखें जॉनी और एज 34 है, वो ऐड कर देता है। उसका एग्जिस्टिंग पर्सन है जिसमें कि सेम डेटा अगर ऐड करना हो तो ओके। ऐड काउंटर, बस वही काउंटर में ऐड कर रहा है, 1 1 जो है काउंटर बढ़ रहा है, और उसको हम यहाँ पर काउंटर में दिखा रहे हैं, दैट्स इट। ऐड काउंटर में यहाँ काउंटर को दिखा रहे हैं, नॉर्मल है, नॉर्मल वेरिएबल है, ध्यान रखिए सिग्नल नहीं है इस जगह पर। बाकी डिस्ट्रॉय इफेक्ट का हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन की बात। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि चलिए हम डिफाइन करते हैं कि इफेक्ट बनाते कैसे हैं। ठीक है, बस इन सबको मैं श्रिंक कर देता हूं ताकि आसान हो जाए। अब इफेक्ट बनाने के लिए क्या होता है कि आप 3 तरीके से इफेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए पहला तरीका क्या हम डिफाइन करते हैं। पहला तरीका है कि अगर आप इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि इफेक्ट ऐसे डाल दिया और ऐसे, ये बना बनाया एंगुलर कोर का फंक्शन है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका नॉर्मल फंक्शन होगा जैसे बाकी सारे फंक्शंस हैं। सो प्लीज़ इसलिए ध्यान, सॉरी हम स्पेंट है, हाँ प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ये बने बना है। अब जब बने बना है तो इसको कॉल करेंगे इस तरीके से, तो आप सोचेंगे कि ऐसे डाल दिए और इसको भैया इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप ऐसे इंपोर्ट नहीं कर सकते, तब तक इंपोर्ट नहीं कर सकते जब तक आप इसके रेफरेंस को किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते किए हैं। तो चलिए इसके किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो मैं करता हूँ इफेक्ट रेफरेंस डाल दिया मैंने इस जगह पर। ठीक है, अब यहाँ तो आ गया। अब ये कह रहा है कि इफेक्ट को इंपोर्ट करो। ठीक है, मैंने इंपोर्ट कर लिया। कहाँ से आया भैया, ये आया हमारा एंगुलर के कोर से। ठीक है, यहाँ देखिएगा इफेक्ट आ गया होगा ये। ओके, अब जब यहाँ पे आया तो इसके अंदर में जाके देखते हैं क्या चीज़ है, ये में क्या देता है। इफेक्ट में क्या करता है, ये आपको इफेक्ट रेफरेंस वापस करता है। दूसरा एक इफेक्ट फंक्शन है, ये फंक्शन भी रन होता है। ओके, तो हम फंक्शन रन होता है तो ऑन क्लीनअप, जो कि एक हमारा क्लीनिंग प्रोसेस है बाय अगर आप मैनुअली क्लीनिंग भी करते हैं तो ये फंक्शन उस तरह से काम करता है। तो अगर हम कुछ भी अंदर में पास नहीं करते हैं इस तरह से ऑन क्लीनअप, तो वो एक नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करता है। तो चलिए एक कॉल बैक फंक्शन हम बनाते हैं। तो इफेक्ट के अंदर में गए और यहाँ पर हमने डिफाइन किया एक नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक कोई एरर नहीं है, इफेक्ट आपका काम कर रहा है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या सीन है, मैं इसको कर देता हूँ सेव। मैं इसको लिखता हूँ console.log। चलिए console.log बाद में हम देखेंगे इसके। ठीक है, तो एक तरीका तो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको रेफरेंस नहीं देना है तो आप ऑटोमेटिकली क्या करो, कंस्ट्रक्टर में जाओ और डायरेक्ट इफेक्ट को आप यहाँ पर इनिशियलाइज कर दो आधी जगह पर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी आपका बिना रेफरेंस का हो जाएगा। जैसे ही हमारा कंपोनेंट खत्म होगा, डिस्ट्रॉय होगा, ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक, 2 तरीके से तो हो गया। अब तीसरा क्या है कि मान लीजिए कि एक कॉन्टेक्स्ट ये है ng on init, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि इसको रिएक्टिव कॉन्टेक्स्ट, रिएक्टिव क्या है ये, मतलब कि आपका इफेक्ट बार बार कॉल हो, अगर उसके अंदर में कोई सिग्नल अगर यूज़ किया है, सिग्नल चेंज पे अगर काम हो, तो ng on init पे तो आप एक बार इस तरह से डाल देंगे। यहाँ पे आप जाएंगे और इस तरह से आपने डाल दिया। ठीक है, ये भी काम कर रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, console.log हम यहाँ लिखते हैं। अगर मैं console.log यहाँ लिखूँ और मैं लिखूँ यहाँ पर एक
डालूँ रेफरेंस एग्जीक्यूशन, ठीक है। अगर मैं रेफरेंस एग्जीक्यूशन डालूँ और इसको सेव करूँ तो क्या हमारा इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर करते हैं तो हमारा रेफरेंस एग्जीक्यूशन होगा? यस, रेफरेंस एग्जीक्यूशन हुआ। अब मैं इसी चीज़ को console.log को मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर में जाके यहाँ डाल देता हूँ और इसमें लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर इफेक्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, दोनों होना चाहिए, राइट, मैंने जैसा बोला। अब देखिए यहाँ कुछ एरर दे रहा है, क्या दे रहा है? अब ये एरर एक्चुअली में सही मैंने बताऊँ तो ng on it के लिए है, ठीक है। इफेक्ट कैन ओनली बी यूज्ड विद इन द इंजेक्शन कॉन्टेक्स्ट सच एज कंस्ट्रक्टर, अ फैक्ट्री फंक्शन, फील्ड इनिशियलाइजर एंड समथिंग, ठीक है, रनिंग इंजेक्टर कॉन्टेक्स्ट, इंजेक्शन कॉन्टेक्स्ट। तो ये दोनों तो आपका सही है। अगर मैं इसको जैसे कि अगर मैं इसको हटा दूँ अभी, एरर गायब हो जाएगा। वही मैं बताना चाह रहा था कि ये दोनों तरीके से हमारा रन हो रहा है, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन, रेफरेंस एग्जीक्यूशन। लेकिन ये यहाँ पे टीएस फाइल में एरर नहीं दे रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए क्या होता है कि हमें इंजेक्शन कॉन्टेक्स्ट यहाँ प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये क्या है इंजेक्शन कॉन्टेक्स्ट? आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी वेरिएबल लीजिए, ABCD जो भी है, लेकिन अच्छा नाम लीजिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंजेक्टर। इंजेक्टर को इंजेक्ट करना है, सुनिए, इंजेक्टर को इंजेक्ट करना है। इंजेक्टर क्या है भैया? इंजेक्टर एक है रेफरेंस जो कि आपको कोर से मिलेगा, ठीक है। तो इंजेक्टर, ठीक है, डाल दिया। और इसको क्या करना है, इंजेक्ट करना है। तो इंजेक्ट मेथड जानते ही हैं कि इसमें है जहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर के बगैर किसी भी सर्विस को इंजेक्ट करते हैं। अपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन की बात अगर कहें तो इंजेक्ट ये डाल दिए, एक मेथड है। और इसके अंदर में हम दिस डॉट इंजेक्टर हो गया, इंजेक्ट के अंदर में हम इस इंजेक्टर को डाल देते हैं, ठीक है। और ये इंजेक्ट क्या है, ये हमें कोर से मिलता है, ठीक है, यहाँ तक सही। ये भी हमारा कोर से आएगा, दोनों के दोनों हमें कोर से मिल जाएंगे। तो हमें आप देखेंगे ये दोनों प्रोवाइड हो गया, कर दिया हमारा कोर ने। अब ये जो इंजेक्टर है, अब नाम आप यहाँ पे कुछ भी दो, ये वेरिएबल है ना, कुछ भी डालो, दैट इज अप टू यू। लेकिन मैंने इसको दे दिया एक इंजेक्टर के नाम से कि चलो इंजेक्टर है हमारा जो कि इंजेक्ट होके आया है हमारे पास। और इसे अगर आप यहाँ पर अगर इस इफेक्ट के ऑप्शंस में जाएंगे, क्योंकि एज ए ऑप्शंस यहाँ देखेंगे तो ये इंजेक्टर को इंजेक्ट करवाने के लिए बोला जाता है वाया इंजेक्ट। तो अगर इंजेक्ट हमने फंक्शन यूज़ किया ही है, मेथड यूज़ किया ही है, मेथड जो कि कोर से आया था और उसमें इंजेक्टर डाला था, ठीक है, इंजेक्शन कॉन्टेक्स्ट बनाने, करंट इंजेक्शन कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ टीएस फाइल में जाएंगे और यहाँ पर कॉमा डाल करके इसके अंदर में क्या लिखेंगे, इंजेक्टर, है ना, वही जो इंजेक्टर यहाँ पर था, इसी वर्ड को कॉपी किया हमने और ये डाल दिया। और ये ऑब्जेक्ट है तो दिस डॉट इंजेक्टर ये डाल दिया। अब ये हो गया सही। अब इसको अगर मैं इसके अंदर में console.log करूँ, console.log, और यहाँ डालूँ ng on init इफेक्ट कॉल्ड, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, थोड़ा सा है, थोड़ा रश है आज, सॉरी फॉर दैट प्लीज़। हाँ, अगर आप देखेंगे अब तीनों रन होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, रेफरेंस भी हुआ, कंस्ट्रक्टर वाला भी हुआ और ng on init भी हमारा चल गया। तो ये आपने समझ लिया कि कहाँ पर एरर देगा, ठीक है। विदाउट कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो हमें एरर कम, ये दोनों पॉइंट तो हो गया। अब नेक्स्ट में अगर हम आते हैं कि अभी एक सेकेंड के लिए अगर देखा जाए तो वर्क्स इनसाइड द टीएस फाइल। हाँ देखिए, यहीं पे एक मेजर डिफरेंस है कंप्यूटेड और हमारा इफेक्ट में। काम दोनों सेम टाइप का करता है, टाइप एक तरह का काम करता है, लेकिन दोनों का जो एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर यूज़ होगा वो डिफरेंस है। जैसे कि अगर आप कोई कंप्यूटेड फंक्शंस कोई बना रहे हैं इस जगह पर, तो वो आप HTML में अगर डालेंगे तो HTML उसको एज अ रिएक्टिव कॉन्टेक्स्ट की तरह ट्रीट करेगा। मतलब कि अगर आपके सिग्नल में किसी भी वजह से वैल्यू चेंज होता है, जैसे कि अगर मैं मान के चलूँ ये काउंटर है, काउंटर को मैं यहाँ पर सिग्नल बनाता हूँ। अभी ये नंबर है, इसको मैं डालता हूँ राइटेबल सिग्नल, ठीक है। और किस टाइप का है ये, नंबर, ये डाल दिया हमने। और ये हमने बनाया इधर सिग्नल और इसके अंदर में हमने डेटा डाल दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं। और इस काउंटर को अगर हम यहाँ यूज़ करते हैं, इस काउंटर को हमें ऐसे यूज़ करना पड़ेगा, राइट, ओके, सही है।
तो इसके यूज़ करने में कोई नंबर हैज़ क्या बोला इसने, नंबर ऑपरेटर प्लस इक्वल्स टू बी अप्लाइड टाइप्स राइटेबल सिग्नल। ओके, रीज़न क्या है कि हम यहाँ जो ऐड नंबर की बात कर रहे थे तो ये सिग्नल पे से ऐसे यूज़ होगा, ठीक है। डॉट सेट होगा, सॉरी डॉट सेट और इसके अंदर में करेंगे दिस डॉट काउंटर और इसके वैल्यू में प्लस इक्वल्स 1 कर दिए और ये हमने डाल दिया। और यहाँ पर क्यों एरर दे रहा है, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट मस्ट बी वेरिएबल एज प्रॉपर्टी एक्सेस, तो क्यों 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 +1 कर दिए इधर, राइट। ओके, काउंटर का जो नया वैल्यू होगा उसमें +1 कर दिए, ठीक है। अब ये चीज़ है, राइट, उसमें रीड भी कर रहा था वहाँ पर। अब मेन चीज़ क्या है कि अगर मैं काउंटर को ऐड करूँ तो +2 3 हो रहा है। अब जरा देखिएगा एक सेकंड के लिए कि यहाँ जो हमने कॉल किया है काउंटर का, ठीक है, ये वैल्यू रीड करके डेटा यहाँ हमें दे रहा है, ठीक। जब ऐड काउंटर करते हैं तो हमारा ऐड काउंटर कॉल हो रहा है इस जगह पर और वो हमारा इसके काउंटर का पहले का डेटा लेता है, उसमें +1 कर देता है। तो हमने काउंटर को ऐड काउंटर से सेट किया लेकिन डेटा यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया, जबकि हमने सिर्फ इसकी वैल्यू को यहाँ शो किया है। तो HTML रिएक्टिव कॉन्टेक्स्ट की तरह ट्रीट किया और इसको डेटा को शो कर दिया। तो इस तरीके से जो हम कॉल कर रहे हैं HTML में वो डिफरेंट है हमारा इस तरीके से अगर कॉल कर रहे हैं तो ये वैल्यू रीड करने के लिए आता है, लेकिन अगर हम HTML या किसी जगह पर अगर वैल्यू सेट कर रहे हैं उस जगह पर तो यहाँ पर वो रिएक्टिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता है, वो ऑटोमेटिकली सिर्फ डेटा दे रहा है। वो समझे, अगर यहाँ पे अगर TS फाइल में कहीं चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये ऐड काउंटर का डेटा वो नहीं होगा। उसके लिए वही है हमारा इफ़ेक्ट काम आता है। इफ़ेक्ट क्या करता है, ये चेक करता रहता है TS फाइल में अगर कोई आपका सिग्नल चेंज हुआ है तो। समझ गए इफ़ेक्ट क्यों आया, TS फाइल में रीड करने के लिए इफ़ेक्ट, HTML में करने के लिए कंप्यूटेड, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम किस पे आते हैं, हाँ, इट रन्स ऑन एटलीस्ट वंस। अब देखिए मैं इसको पेज को रीलोड कर रहा हूँ, जब रीलोड किया तो देखिए ये तीनों के तीनों एक बार कॉल हुआ ही हुआ, राइट। ओके, 17 में एंगुलर 17 में हम इसे बंद कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर एक आता था उसी के ऑप्शन में, वो था इनिशियल रन 17 में, और इसको अगर मैं कर देता हूँ फॉल्स तो वो रन नहीं होता था, लेकिन ये इनिशियल रन अब हटा दिया गया है, एंगुलर 17.3 एंड अबव में से हटा दिया गया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत होगा आपको समझने में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कैन नॉट राइट अनदर सिग्नल इनसाइड इट बट वी कैन मेक इट राइटेबल फॉर अनदर सिग्नल। ओके, जैसा कि आप देखें कि हमने काउंटर को एक सिग्नल बना दिया था, अब चाहेंगे कि इफेक्ट के किसी इफेक्ट को ले लीजिए, अब तो कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए हम इसको एक्चुअली सच मैंने बताऊँ तो हम इसको जनरली प्रेफर नहीं करते, इंजेक्टर करके प्रेफर कम करते हैं यूज़ करना। हाँ, या तो ये इस तरीके से या तो इस तरीके से हम यूज़ कर जनरली प्रेफर करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन में जाता है। तो सब्सक्रिप्शन और अनसब्सक्रिप्शन की बात करें तो दोनों में कर सकते हैं, ऐसा कोई बात है नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दिस डॉट काउंटर डॉट सेट और इसके अंदर में कोई अगर इनिशियल वैल्यू डालने की कोशिश कर ले, मान लिया 20 कर दिया हमने, TS फाइल में तो एरर नहीं देगा, लेकिन जब सेव करेंगे तो हमको कंसोल में एरर दिखेगा। वही एरर जो आपको कंप्यूटेड में पहले दिखा था कि आप कंप्यूटेड और इफेक्ट के अंदर में कोई भी सिग्नल को राइट नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आप इफेक्ट में राइटेबल बना सकते हैं। हाँ, तो वहाँ क्या आता है, क्रिएट इफेक्ट ऑप्शंस। तो उसी अगर मैं इफेक्ट में जाऊँ, क्रिएट इफेक्ट ऑप्शंस जो कि हमको मिला था, अगर मैं ऑल्ट से इफेक्ट को क्लिक करूँ इस जगह पर तो ये हमारा ये आता है ऑप्शंस में, क्रिएट इफेक्ट ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ आते हैं। तो इसके लास्ट में देखते हैं क्या है, अलाउ सिग्नल राइट्स। अगर आप इसको कंट्रोल-C करके एक नया वैल्यू अगर डाल देंगे यहाँ पर, जैसे अभी मैं कंस्ट्रक्टर को भी हटा देता हूँ ताकि एक सिंगल सिग्नल के साथ काम करूँ, तो सिग्नल जहाँ पर ये कॉल बैक फंक्शन बंद हो रहा है उसके अंदर में एक ऑब्जेक्ट दिए और इसे मैंने पेस्ट कर दिया, राइट्स के बाद इसको कर दिया ट्रू। अगर मैंने इसको ट्रू कर दिया तो आप किसी भी सिग्नल को राइट कर सकते हैं, ठीक है, देखा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी भी काउंटर को नॉट काउंटर, किसी भी सिग्नल को राइट कर रहे हैं तो प्लीज़ वो सर्कुलर डिपेंडेंसी ना हो, मतलब कि ए का वैल्यू आपने
निकाला किसी में और उसको बी में डाल दिया, बी को सी में कर दिया, सी को फिर ए में इनिशलाइज कर दिया, तो ये सर्कुलर डिपेंडेंसी आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हर का चेक करता हुआ जाएगा तो पता चलेगा कि ए भी फिर चेंज हो रहा है और फिर वो बी को भी चेंज कर रहा है। सॉरी, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, इंटेलिजेंटली इसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि यूज़ इट फॉर HTTP रिक्वेस्ट, इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए, अगर हम डेटा कहीं से लाने की कोशिश कर रहे हैं किसी जगह पर, रिज़ल्ट गारंटीड इसलिए नहीं है कि मान लिया कि आप बार बार एक ही HTTP कॉल कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो डेटा आप console.log में प्रिंट करे। क्यों? क्योंकि सेम डेटा ला रहे हैं। अगर सेम डेटा ला रहे हैं तो वो उसको इग्नोर कर देता है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ सिग्नल, कि आप मान लिया कि किसी बटन पे 5 बार क्लिक किया तो 5 HTTP कॉल हो गया, राइट। लेकिन डेटा आपको बार बार वही दे रहा है, तो आपके सिग्नल को चेंज नहीं करेगा, जहाँ जहाँ कैलकुलेशंस हो रहे हैं वो बार बार वो चेंज नहीं करेगा, तो आपका पेज फास्ट रेंडर्ड ही है, पहले से वो डेटा अवेलेबल है, तो फिर क्यों दोबारा कैलकुलेट करेगा। टाइम को बचाने के लिए प्लस प्रोसेस को बचाने के लिए होता है। तो HTTP में इसलिए देते हैं कि सिंगल टाइम तो कॉल होगा ही होगा, तो आप सिंगल टाइम में HTTP से डेटा ला के रखिए और उसको जो है सो आप किसी सिग्नल में सेट कर दीजिए, है ना, एटलीस्ट वंस तो रन होगा ही होगा। ओके, तो बेस्ट है HTTP के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चेक वैल्यू इक्वलिटी टू रिजल्ट आर नॉट गारंटीड। हाँ, वैल्यू इक्वलिटी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं एक बात अगर देखें, इस जगह पे हटा देते हैं, इसको अलाउ को भी हटा देता हूँ मैं इस जगह पर, ठीक है। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ console.log और यहाँ पर सेट करने के बजाय मैं इसको सिर्फ कॉल करता हूँ, ठीक है, ये, और मैं इसको डालता हूँ काउंटर वैल्यू अगर मैं डाल दूँ इस जगह पर, तो अब चेक करते हैं तो क्या हमें ये डेटा मिलता है बार बार। चलिए ठीक है, देखते हैं। ओके, काउंटर वैल्यू हमें मिल गया 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऐड काउंटर पे जाता हूँ, वैल्यू 1 रेफरेंस वाला चल रहा है इस जगह पर, ठीक है। अगर मैं एक ऐसा बना दूँ काउंटर में कि जो कि सेम डेटा आपका यहाँ पर ऐड हो, तो मैं यहाँ इस बटन को करता हूँ कॉपी और इसको लिखता हूँ ऐड काउंटर्स विथ सेम डेटा विथ प्रीव डेटा ने प्रीव वैल्यू डालते हैं, ठीक है। ये डाल दिया मैंने, प्रीवियस वैल्यू के तरह से हम उसको सेम डाल रहे हैं। तो मैं इधर को आता हूँ और यहाँ इसको मैं ऐसे कर दिया और इस जगह पे करता हूँ दिस डॉट काउंटर डॉट सेट और जो काउंटर का वैल्यू है वही डाल देता हूँ, ठीक है। दिस डॉट काउंटर का वैल्यू जो भी आया इसके अंदर में सेट कर दिया, तो अपडेट तो कर रहा है ये। चलिए अब देखते हैं अब कॉल होता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ एक बटन आ जाएगा, ऐड काउंटर नहीं, ऐड काउंटर विथ प्रीव वैल्यू, ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। तो ये जो डेटा है, अब दोनों में देखते हैं कि क्या हमारा इफेक्ट काम कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए, पहला काउंटर हो गया, इसमें तो हमको समझने की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं इस जगह पर, ऐड काउंटर कॉल हो गया, रेफरेंस एग्जीक्यूशंस था, ठीक है। फिर इसको हटाता हूँ, अब मैं ऐड काउंटर विथ प्रीवियस वैल्यू, ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसलिए कि ये रिजल्ट गारंटीड नहीं है। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, console.log में गया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें लिखता हूँ प्रीवियस वैल्यू कॉल्ड, ठीक है। अगर प्रीवियस वैल्यू कॉल्ड का हमने दे दिया तो आपको लगेगा कि क्या पता ये बटन में प्रॉब्लम हो, बटन खराब हो गया होगा, जंग लग गया हो सॉरी, ठीक है। तो ये 1 2 कॉल हुआ, ऐड देखिए प्रीवियस वैल्यू बार बार कॉल हो रहा है ना। इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपका जो है सो यहाँ पर वैल्यू, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका इफेक्ट कॉल होगा ही होगा क्योंकि प्रीवियस वैल्यू है, राइट। ओके, यहाँ तक तो आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्या है कि चेक वैल्यू सो रिजल्ट इज़ नॉट गारंटीड कर दिया। अब इफेक्ट ऑप्शन ऑफ ये जो है इफेक्ट ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। एक तो आपने समझ लिया अलाउ सिग्नल राइट्स, अब आता है मैनुअल क्लीनअप और इंजेक्टर, ये भी आपने सीख लिया, ठीक है। अब मैनुअल क्लीनअप क्या है, हाँ देखिए, मैनुअल क्लीनअप की अगर बात करें तो अगर हम TS फाइल में जाएं तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये सब कुछ, अब तो ये समझ ही गए कि रेफरेंस सब कॉल होता है बार बार। यहाँ क्या करता हूँ, मैं एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें लिखता हूँ काउंटर वैल्यू, ये डाला, मैं करता हूँ दिस डॉट काउंटर का डेटा हमने ला दिया इधर,
ठीक है। लेकिन सेट टाइम आउट को मैं क्या करता हूं, यहां पर कॉल करता हूं, सेट टाइम आउट। आप जानते हैं सेट टाइम आउट क्या होता है? प्लीज ये नहीं बोलिए कि ये नहीं आता है, क्योंकि ये बेसिक है जावास्क्रिप्ट का, राइट? ओके। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ने सेट टाइम इंटरवल और क्योंकि वो ये अलग एसिंक्रोनसली अलग तरीके से काम करता है, डीप नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ये भी मैं आपको बहुत इलाबरेट करके बताऊंगा कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल और बाकी सारे फंक्शंस कैसे काम करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ अगर मैं जाऊँ तो यहाँ मैं करता हूँ 1 सेकेंड के लिए, ये डाल दिया मिली सेकेंड। अब इसमें क्या करता हूँ, लिखता हूँ console.log। अब यहाँ करता हूँ this डॉट काउंटर, कोई दिक्कत नहीं। काउंटर काउंटर वैल कर देता हूँ, दिस डॉट काउंटर किस लिए, जब वो वैल्यू ले ही चुका हूँ तो फिर ये दिस डॉट ये हटा दिया मैंने। अब क्या होता है कि जब मैं वैल्यू को कॉल करूँगा, क्लिक पे क्लिक कॉल करूँगा, तो ये हमारा एक बार तो कॉल होगा ही, जैसा कि आप देख रहे हैं लाइन नंबर 59 कॉल ऑटोमेटिकली इफेक्ट चलने से कॉल हो गया। अब मैं अगर ऐड काउंटर करूँ, हो रहा है ना? अब यही चीज़ है। ओके, अगर इसको मैं एकदम जल्दी जल्दी पूरा क्लिक करते हो, तो एकदम धन 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 पूरा स्पीड में क्लिक करते हो तो क्या हुआ, ये क्या हो गया, देख रहे हैं कितनी बार कॉल हुआ। लेकिन ये इतनी बार जो कॉल हुआ, तो इस तरीके से तो देखा जाए तो हम HTTP रिक्वेस्ट को भी तब बार बार कॉल कर रहे हैं। हो सकता है कि HTTP रिक्वेस्ट हम यहाँ पे रह के इसको बंद कैसे करेंगे, है? उसके लिए क्या आता है, आपका मैनुअल क्लीनअप का जो प्रोसेस है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैनुअल क्लीनअप पे हम बाद में जाएंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं, अगर इफेक्ट पे जाएं यहाँ से, तो आप देखेंगे ये क्या है, ऑन क्लीनअप एक कॉल बैक फंक्शन भी है, राइट? हमने तो अभी कॉल बैक फंक्शन कोई कॉल ही नहीं किया, ये तो ब्लैंक है। तो हम एक फंक्शन यहाँ डालने की कोशिश करते हैं, ऑन क्लीनअप। तो मैं क्या करता हूँ, ऑन क्लीनअप ये डाल दिया, ठीक है, ऐसे करके ऑन क्लीनअप पे डाल दिया। और इसी फंक्शन को जहाँ पर हमारा ये इफेक्ट बंद हो रहा है, उसके बाद हम इसे सेट टाइम आउट जहाँ बंद हो रहा है उसके बाद इसको क्लीन अप कर देते हैं, ठीक है। क्लीन अप कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, ये डाल दिया। अब यहां पर क्या करेंगे, हम ऑन क्लीन अप जो हमने अभी बनाया एक फंक्शन को देंगे, ये एक कॉल बैक फंक्शन रन करेगा, ठीक है। और यहां पर हम करते हैं क्लियर टाइम आउट। क्लियर टाइम आउट कर दिया, क्या कौन सा, अब क्लियर टाइम आउट के लिए क्या होगा, किसी रेफरेंस को चाहिए, सीधी सी बात है। हम ये सेट टाइम आउट को एक रेफरेंस में डाल देते हैं जो कि है टाइमर। जो भी इसका डेटा आएगा इसमें सेट होगा टाइमर का, और ये टाइमर को मैं यहाँ से क्लीन अप कर देता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ इस चीज़ को, क्या होगा देखते हैं, रिलोड हो जाए बाबू। हाँ, हो गया। अब एक बार तो कॉल हुआ, आपने 0 देखा था, फ्लिक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, तुरंत 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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 इतनी बार क्लिक कर दिया। अब देखिए वैल्यू क्या दिया उसने, 27। तो अगर इसको हटा देंगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो प्रॉब्लम है। और अगर इसको लगाएंगे तो ये हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। दिस इज द बेस्ट पार्ट। लेकिन जितनी बार की उतनी बार, समझ गए कि नहीं? हाँ, ये हमारा चीज़ है इस जगह पर। अब हम आते हैं एक और चीज़ जो कि हम मैनुअल क्लीनअप पे हम देखेंगे उस जगह पर। अब इस जगह पे मैनुअल क्लीनअप प्रोसेस पे अगर जाते हैं और यहाँ पर इसको क्लीनअप नहीं डालते हैं, अब नहीं, सेट इंटरवल पे जाते हैं, थोड़ा सा तब समझ में आएगा अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि सेट टाइम आउट के जगह पर सेट इंटरवल कर देते हैं, ठीक है, सेट इंटरवल, जो कि हम किसी बटन के क्लिक पे नहीं जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली हमारा चलता रहेगा। और ये क्लीनअप को भी मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ सेव। जब ये सेव करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा देखिए ये चलता रहेगा, ये हमको रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन जब आप console.log में जाके चेक करेंगे तो आपको देखिए 0 0 0 0 दे रहा है ना इस जगह पर, हाँ दे रहा है। ओके, मैं इसको अभी फिलहाल के लिए कर रहा हूँ बंद। अब ये चीज़ जरा देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो मेरा रीलोड करेगा नहीं। अगर मैं अब आता है डिस्ट्रॉय करने के ऊपर, ठीक है, मैं इसको Ctrl+C करता हूँ और npm स्टार्ट बाद में करेंगे। यहाँ पर हम इसको इनेबल भी कर देते हैं। अगर मैं इसको इनेबल कर दिया क्लीनअप को लेकर के, जो भी प्रोसेस इसका है, क्यों क्या प्रॉब्लम, ओके
ये भी हो गया। ओके, अब डिस्ट्रॉय की अगर बात करें, जो ये डिस्ट्रॉय है तो इसका रेफरेंस बना है ना हमारे इसको, तो सीधी सी बात है, इसको हम करते हैं डिस्ट्रॉय। दिस डॉट रेफरेंस डॉट डिस्ट्रॉय दे दिया इसका, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको किसी बटन पे क्लिक करके डिस्ट्रॉय इफेक्ट पे अगर क्लिक कर रहा हूँ, जैसा कि आपका डिस्ट्रॉय इफेक्ट हमारा यहाँ बटन के ऊपर है, तो इसका मतलब ये हमारा बंद हो जाना चाहिए, राइट? हाँ, बंद हो जाना चाहिए। जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इफेक्ट हमारा ख़त्म, तो जब इफेक्ट ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म इसके अंदर का। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि अगर आप इसको जैसे ही चलाइएगा, यहाँ पर अगर मैं इसको चलाऊंगा, ये बेस्ट पार्ट है, देखेगा थोड़ा सा आपको बहुत प्रॉब्लम होगा इस चीज़ को। मैं जानता हूँ कि डीप नॉलेज देने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, सॉरी फॉर दैट। अब देखेंगे कि ये तो हमारा प्रोसेस रन हो गया, बिल्ड प्रोसेस हो गया ख़त्म। अब इसको अगर मैं रिलोड करता हूँ तो क्या होगा? जब इसको रिलोड कर रहा हूँ या फिर इसको डायरेक्टली एंटर कर रहा हूँ, ये लोड हो रहा है नीचे इस जगह पर, देखिए काउंटर शुरू हो गया। अब ये काउंटर चल रहा है, लेकिन आप इसको बंद कैसे करेंगे? प्रॉब्लम है यहाँ पे, कैसे बंद करेंगे? क्योंकि ये हमारा डिटेक्शन चल रहा है, वो जोन के साथ चल रहा है। आपका पेज लोड नहीं होगा यहाँ पर, ये घूमता रहेगा, बाद में कहेगा टाइम आउट हो गया, मतलब ये बार बार चल रहा है इसलिए टाइम आउट कर देगा उसको। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, जोन जेएस को हम पिक्चर में लाते हैं। तो जोन जेएस को पिक्चर में लाने के लिए क्या होगा, हम एनजी जोन को, देखिए वो दे दिया ना हमारा मटेरियल मॉड्यूल का, ये सब चीज़ नहीं कर सकता, क्यों? सर्वर एरर डिड नॉट रिजॉल्व, 30 सेकंड तक ये नहीं चला। तो अब इसके अंदर मिलाते हैं इंपोर्ट एनजी जोन, ठीक है, एनजी जोन फ्रॉम जोन जेएस, एनजी जोन। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ शायद, आई डोंट थिंक सो कि @ /जोन है। ओके, मैं इसको हटाता हूँ, मैं यहाँ कंस्ट्रक्टर में लेके चलाता हूँ, क्योंकि वो एक सर्विस है जिसको कि मैं कंस्ट्रक्टर में ला करके जब इंपोर्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। तो मैं यहाँ करता हूँ प्राइवेट एनजी जोन, और इसको मैं करता हूँ एनजी जोन। अब देखिए सॉरी वो कोर से था, माय मिस्टेक, कोर से था। अब वो कोर से देखेंगे एनजी जोन हमारा आ गया, राइट? ओके, अब ये एनजी जोन जो है ये आपको बताएगा कि आपका कोई इंटरवल चीज़ अगर चल रहा है, कोई बार बार चल रहा है जिसको कि आप नहीं चला, उसको बंद नहीं कर सकते, तो इसको आउटसाइड एंगुलर चलाओ। समझ गए? नहीं, एक अलग एपीआई होता है सेट टाइम आउट का, उसको जोन से बाहर करना हो, तो जोन से बाहर कैसे होगा? उसको हम करेंगे जहाँ पर कि हमारा इफेक्ट चल रहा है। तो भैया हमारा इफेक्ट कहाँ चल रहा है? ये, राइट, यहाँ पर। तो इस केस में हम क्या करेंगे? यस, दिस डॉट एनजी जोन, ये था ना हमारा डॉट, अब इसको हम आउटसाइड द एंगुलर करेंगे, रन आउटसाइड एंगुलर, ये, और इसको इनक्लोज कर देंगे एक फंक्शन के अंदर में, ठीक है। और इसे हम जहाँ पर ये बंद हो रहा है, इसके बाद हम एक कर्ली ब्रेसेस और ये बंद कर देंगे। सही है ना हमारा? दिस डॉट एनडी जोन डजंट एग्जिस्ट। ओके ओके, इफेक्ट को हमको कंस्ट्रक्टर के बाद रखना पड़ेगा, क्योंकि एनजी वो पहले कंस्ट्रक्टर में उसको मिला ही नहीं, ठीक है। अब ये इफेक्ट कहाँ बंद हो रहा है? यहाँ। तो भैया ऐसा है कि ये हमारा इसके अंदर होगा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस होगा, वो मेरा मिस्टेक है इस जगह पर, और ये हमारा इसके अंदर ना हो करके ये हमारा इसके बाहर होगा, यहाँ देखिए हो गया सही। ओके, मैं अगर इसको अब सेव करता हूँ, ठीक है, एनजी जोन रन आउटसाइड एंगुलर कर दिया, इफेक्ट को हमने चला दिया इस जगह पर। तो अब अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, Ctrl+C, और यह करता हूँ स्टार्ट। ओके, इसने ये दिया एरर कि आप इफेक्ट रेफरेंस को डिस्ट्रॉय को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रेफरेंस को यहाँ से इफेक्ट का कुछ मिला ही नहीं। जब जोन इसका एक रैपर बन गया, तो आप इस इफेक्ट को क्या कीजिए? रिटर्न। आज जैसे रिटर्न करेंगे तो उसको हमारा इफेक्ट मिल जाएगा और ये हमारा काम करना शुरू हो जाएगा, राइट। ये देखिए चल रहा है ना काउंटर 0 0 0 0 5 6 7 8। तो ये चीज़ें मुझे
बतानी थी कि अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो ये आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर अब आता है यहाँ पे कि हम इस इफेक्ट को अगर डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि यही बटन है जो कि क्लिक होने के बाद इफेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। चलिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, क्लिक कर दिया, ठीक है, वो देखिए बंद हो गया, राइट, क्योंकि उस जगह पर वो हमारा इसको उठा करके उसने इफेक्ट को ही गायब कर दिया। अगर मैं इसके मैनुअल क्लीनअप को हटा दूं इस जगह पर, अभी मैनुअल क्लीनअप नहीं करता हूं और इसको मैं करता हूं सेव, ये जो क्लीनअप प्रोसेस है इसको मैं करता हूं सेव, काउंटर चलने लगा, 2-3 काउंटर चल रहा है इधर का पे। अब मैं करता हूं डिस्ट्रॉय इफेक्ट, लेकिन ये क्या, डिस्ट्रॉय इफेक्ट कितनी बार क्लिक किया चलता ही जा रहा है ये। तो ये चीज़ें क्या है कि आपको प्रोसेस में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्लीनअप का प्रोसेस देना पड़ेगा, एक फंक्शन कॉल बैक करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि देखिए डिस्ट्रॉय इफेक्ट मैं कर रहा हूं, समझ गए ना। अब इस जगह पे आता है कि अगर आप इसे नहीं देते हैं और इसे भी नहीं देते हैं, इस केस में हटा दिया हमने, टाइमर भी हटा दिया इस जगह पर, और यहाँ पे करते हैं मैनुअल क्लीनअप, ठीक है। मैनुअल क्लीनअप का क्या है, इस जगह पे जाते हैं और यहाँ डालते हैं एक फंक्शन में मैनुअल क्लीनअप और इसको करते हैं ट्रू। जब मैनुअल क्लीनअप ट्रू करते हैं, अब अगर इसको कॉल करें तो डिस्ट्रॉय पे, ठीक है, देखिए रन चलाइए, फिर 0 1 2 3 चलने लगा, ठीक है, आ जाओ, बार बार चल रहा है। ओके, मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ, डिस्ट्रॉय कर दिया, अभी भी नहीं हो रहा है। तो मेन है आपको ये कॉल बैक फंक्शन रन करना पड़ेगा। ओके ओके, तो अगर मैं मैनुअल क्लीनअप की बात करूं तो मैं थोड़ा सा कोड चेंज किया हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अभी मैंने जो ये पूरा इफेक्ट का फंक्शन जो पहले मैंने बताया था वो मैंने ऐप कंपोनेंट के ऊपर लिखा था, राइट। लेकिन अभी आप देखेंगे पेज 1 कंपोनेंट के ऊपर है। ये पेज 1 कंपोनेंट कहाँ से आया, सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, एक पेज 1 का कंपोनेंट बना लिया, जस्ट ये दिखाने के लिए कि अगर आप अंदर में किसी कंपोनेंट के अंदर इफेक्ट का काम करते हैं तो उसको मैनुअल क्लीनअप ले करके क्यों इम्पॉर्टेंट है वो चीज़, ठीक है। बात वही है, फंक्शंस वही है, बस वो फंक्शंस को उठा करके मैंने पेज 1 में डाल दिया और उस ऐप कंपोनेंट के अंदर में मैंने पेज 1 को कॉल कर लिया है और एक बटन डाल दिया है जो कि है टॉगल पेज 1, जिसके चलते बटन पे क्लिक करते हैं तो पेज खुलता है और ये पेज बंद होता है। बस दैट्स इज शो एंड हाइड हो रहा है, राइट। यहाँ ऐप कंपोनेंट में इतना ही है और ऐप कंपोनेंट टीएस फाइल से वो सारा चीज़ मैंने हटा दिया। कंस्ट्रक्टर में देखिए कोई जोन नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये नॉर्मल पेज है। तो हमें ऊपर वाला तो काम करना नहीं, हमें यहाँ पे ध्यान देना है नीचे। ओके, तो अब क्या सीन है, अगर आप ठीक से देखोगे, मैं इंस्पेक्ट यहाँ पे एलिमेंट ऑन कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है प्लीज़। ओके, इस केस में अगर मैं पहले ये रन करता हूँ तो आपको एक काउंटर रन होता हुआ दिखेगा, कहाँ से, पेज 1 से, लाइन नंबर 24। तो चलिए हम ऐप कंपोनेंट को भी बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं, पेज 1 के हिसाब से चलते हैं। तो ये हमारा काउंटर यहाँ से लाइन नंबर 24 ये रन हो रहा है, राइट। जो हमने पहले एनजी जोन वहाँ से कट करके हमने यहाँ डाल दिया है। बस अभी क्या है, मैनुअल क्लीनअप है यहाँ पे फॉल्स, तो क्या होगा, मैं कर दिया सेव, कोई इफेक्ट को हम कॉल नहीं कर रहे हैं, राइट। काउंटर चलना शुरू हो गया, ठीक है। अब अगर पेज 1 को हटाएं तो क्या होगा, डिस्ट्रॉयड कॉल्ड। तो इसका मतलब कि मैनुअल क्लीनअप मत करो और ये ऑटोमेटिकली क्लीन कर दो। लेकिन अगर इसको मैं ट्रू कर दूं तो जैसे ही ट्रू करूंगा तब देखिएगा क्या होगा, डिस्ट्रॉय तो कॉल होगा, हमने कुछ नहीं किया उस जगह पर, ठीक है। यह हट गया, चल रहा है हमारा काउंटर। अब अगर टॉगल को करें तो क्या होगा, डिस्ट्रॉयड कॉल्ड, लेकिन काउंटर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, हाँ है ना। आप समझ गए मैनुअल क्लीनअप के लिए क्या ज़रूरत है। अगर इसको यहाँ से अब डिस्ट्रॉय करें, ठीक है, इसको सेव करते हैं, डिफरेंस देखिएगा। अब मैंने बस उसको मैनुअल क्लीनअप को डिस्ट्रॉय यहाँ कर रहा हूँ इस जगह पर, मैनुअल क्लीनअप प्रोसेस के थ्रू रेफरेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। अब ये चल रहा है, अब मैं टॉगल को क्लिक करता हूँ, क्या डिस्ट्रॉय कॉल्ड, अब ये काउंटर बंद हो गया। तो यही है मैनुअल क्लीनअप का ट्रू और फॉल्स। ये आपको
ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस जगह पर। अगर कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा है जो कंटिन्यूअस लगातार चल रहा है और वो आप किसी इफ़ेक्ट के अंदर में डाल रहे हैं और मैनुअल क्लीनअप वहाँ गलती से फॉल्स है, तो आपके प्रोजेक्ट को प्रॉब्लम कर सकता है अगर आप उसे मैनुअली डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं तो। ये है इफ़ेक्ट। होप आपको इस जगह पर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, इस जगह पर नेक्स्ट आते हैं अनट्रैक्ड मेथड। ये अनट्रैक्ड मेथड क्या है? अनट्रैक्ड मेथड ये है कि ये जो काउंटर चल रहा है, मान लेते हैं कि अब इसको मैं हटाता हूँ, डिस्ट्रॉय का भी हमारा कोई सीन नहीं है, और मैं एनजी जोन को भी हटाता हूँ इस जगह से, तो सिंपल एक इफ़ेक्ट रहेगा जो रेफरेंस में जाएगा। और ये ऑन क्लीनअप को भी हटा देता हूँ ताकि ये नॉर्मल रहे। ये भी हटा दिया। सेट टाइम आउट को भी हटा देता हूँ मैं, क्योंकि इस फंक्शन का एक्चुअली में मुझे कोई मैनुअल क्लीनअप को भी हटा देता हूँ, ऑटोमेटिकली रहते हैं। और ये भी हमारा हट गया, और बाकी बचा हमारा ये भी हट गया। ठीक है, सब कुछ। अब एक काउंट वैल जो है, इसको मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और उसमें काउंट वैल डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया काउंट वैल, काउंटर वैल्यू डाल देते हैं, काउंटर वैल्यू। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ सेव। अब मैं आता हूँ इधर इंस्पेक्ट एलिमेंट में। ठीक है, कंसोल में गया, आ जाओ कंसोल। ठीक है, काउंटर वैल्यू चला। अब अगर मैं जब जब काउंटर में कुछ ऐड करूँगा, ठीक है, कुछ भी ऐड करूँगा, तो उस केस में अब जैसे मान लेते हैं कि इसी चीज़ को मैं ऐप कंपोनेंट में आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ फिर मुझे इवेंट बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैं इस ऐप कंपोनेंट में चला जाता हूँ। ठीक है, ऐप कंपोनेंट में गया, और यहाँ पे इफ़ेक्ट को पेज 1 से कट कर लेता हूँ, जो कि नॉर्मली हमारा कंस्ट्रक्टर में तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, ये भी हट गया। इफ़ेक्ट को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और मैं इसे जा करके पेज में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये नॉर्मल बाहर है तो यहीं पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट हमारा इंपोर्ट कर लेते हैं कोर से। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि हमारा काउंटर वैल्यू डबल आ रहा है, एक ऐप से आ रहा है, पेज 1 से आ रहा है, तो मैं पेज 1 वाला को यहाँ से कहाँ गया, पेज 1 कंपोनेंट डॉट टीएस, इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार ही कॉल हुआ, काउंटर वैल्यू 64। अब अगर मैं इसको ऐड काउंटर करूँ, तो ऐड काउंटर करो, देखो काउंटर कॉल हो रहा है ना बार बार। लेकिन अगर आप इसको काउंटर को बार बार कॉल नहीं कराना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अनट्रैक्ड मेथड की यूज़ करेंगे। जैसे कि इस जगह पर इसी काउंटर को हम लिखेंगे अनट्रैक्ड, TRACKED, अनट्रैक्ड मेथड। हालांकि स्पेलिंग मिस्टेक है अभी इस जगह पर, अनट्रैक्ड, TRACKED, अनट्रैक्ड। और इसको इंपोर्ट करेंगे हम कोर से। जैसे ही आप, और ये क्या लिखा है, द आर्गुमेंट ऑफ टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल पैरामीटर ऑफ टाइप अननोन। ओके, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा, तो ये अगर अनट्रैक्ड में जाके देखें क्या प्रॉब्लम कर रहा है ये। अगर मैं अनट्रैक्ड पे क्लिक जाता हूँ, अरे वाह, ये तो एक फंक्शन है, नॉन रिएक्टिव फंक्शन है, राइट, ये इस जगह पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसके लिए कॉल बैक फंक्शन डाल देंगे, दैट्स इट, ये हो गया सही। अब देखिएगा हमारा ये कंसोल डॉट लॉग का जो काउंटर का वैल्यू है वो प्रिंट नहीं करेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ। देखिए काउंटर पहली बार इसने किया प्रिंट, पहली बार तो प्रिंट करेगा, ठीक है, ट्रैकिंग तो करेगा स्टार्टिंग में, फर्स्ट टाइम पे ये कंसोल लॉक किया। अब जब अगर वैल्यू कोई चेंज करेगा, ऐड काउंटर देखिए बढ़ रहा है यहाँ पे, बट लॉग नहीं कर रहा है। इस अनट्रैक्ड को अगर हटा दूंगा मैं यहाँ से, इस जगह से ऐसे कर दूंगा, तो ये हमारा फिर से लॉग करना शुरू हो जाएगा। चलो आजा भाई फटाफट, ये देखिए एक बार किया, अब इसको ऐड काउंटर करो, देखिए नीचे आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर में कंट्रोल है पूरा कि किस सिग्नल को आपको दिखाना है, किसका काउंटिंग आपको लॉग करना है, नहीं करना है, ये सारा कंट्रोल आपके पास है। क्लीनअप करना है, नहीं करना है, ऑटोमेटिक क्लीनअप क्या होता है, नहीं होता है, ये सारा चीज़ आपके पास
अवेलेबल है इफेक्ट का पूरा कंप्लीट नॉलेज। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं जानता हूँ थोड़ा वीडियो लंबा हुआ, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर मैं नहीं बताऊंगा तब को ये बहुत छोटा छोटा नॉलेज पता चलेगा। सो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको पसंद आया है थोड़ा सा भी मेरा मेहनत तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और हेल्दी रहिए। बाय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।